Welcome back, guys. All of you, very good morning once again, and welcome to India's largest online education platform. So let's go ahead and begin the session and understand the topic, that is the unquiet neighborhood. हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है? That is the unquiet neighborhood, the unusual neighborhood. उस दुनिया में जहां सब कुछ इस वक्त तहस महस हो रखा है, ऐसे में पड़ोसियों का जो रोल होता है, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली अ हाउस, ओके, विच इज बीइंग ट्रबल्ड विद सम XYZ रीजंस, ओके, ऐसे में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है पड़ोसियों का सपोर्ट. जिसे बोलते हैं ना, द फर्स्ट रिलेटिव्स आर द नेबर्स. और जब ये फर्स्ट रिलेटिव्स, ये फर्स्ट नेबर्स जब आपका एक्चुअल सपोर्ट नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपको समझ में आता है कि हाँ यार, हम तो सच में कलयुग में जी रहे हैं, सच में एक आतंक से भरी दुनिया में हम जी रहे हैं जहां कोई किसी का शायद सगा नहीं हो सकता. ऐसे ही एक सिचुएशन की हम बातचीत करने जा रहे हैं जिसका नाम है द कोविड क्राइसिस, द ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड द कंस्ट्रेन्ड स्टेटस ऑफ इंडिया एट द प्रेजेंट स्टेज. कि मौजूदा समय में हमारे जो नेबर्स हैं किस तरीके से क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या वो एक्शन हमारे लिए अच्छा है, हम अपने नेबर्स के लिए जो एक्शन ले रहे हैं क्या वो हमारे नेबर्स के लिए अच्छा है. सो इन सभी बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं हम लोग. Okay, everyone. So let's go ahead and discuss each and every point in this unquiet neighborhood relations. The tale of two conflicts in neighborhood. Okay, the tale of two conflicts in neighborhood. हमारे अंदर जो विवाद चल रहे हैं उनको देखते हैं. So efforts to end two major conflict in India's neighborhood have become intense. भारत के पड़ोस में दो बड़े संघर्षों को समाप्त करने के प्रयास तीव्र हो गए हैं. तो वो कौन कौन से दो बड़े संघर्ष हैं उस पर नजर डालते हैं. Okay. सो जैसा कि आप देख पा रहे हो यहां पर ये कुछ लोग हैं, ओके, जो मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें चाइना है, रशिया है, हम हैं, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज के कुछ लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. सो लेट्स सी द होल स्टोरी, व्हाट इज गोइंग ऑन. टू द वेस्ट, अ पीस समिट ऑन अफगानिस्तान seeking to end decades of conflict there was also scheduled to take place in Istanbul over the weekend. So पश्चिम में अफगानिस्तान पर एक शांति शिखर सम्मेलन जहां दशकों के संघर्ष को समाप्त करने की मांग सप्ताहांत में यानी कि वीकेंड में इस्तांबुल में होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है. क्यों नहीं लिया जा रहा है, कैसे नहीं लिया जा रहा है, इन सब बातों पर हम लोग डिस्कशन करते हैं. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट. To the east, the Association of Southeast Asian Nations has produced a diplomatic opening with Myanmar's military leadership. Okay, पूर्व में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ यानी कि एशियान ने म्यांमार के सैन्य नेतृत्व के साथ कूटनीतिक ओपनिंग का उत्पादन किया. What is the diplomatic opening, the diplomatic beginning? Okay, so these are the 2 points, guys. That is the West Afghanistan and the East Myanmar. दो मुद्दे हैं हमारे पास. वेस्ट में जहां अफगान पीस प्लान की बात चल रही है, इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस को रखने की बात करी जा रही है, लेकिन उस पर कोई अपडेट नहीं मिल रहा है. और ईस्ट में म्यांमार मिलिट्री कूप, राइट, जहां पर आए दिन लोग मर रहे हैं. म्यांमार में कोरोना नहीं, ओके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टू बी वेरी स्ट्रेट, ये कोरोना म्यांमार में क्यों नहीं, वहां पर त्रासदी क्यों नहीं मची है, वहां क्यों नहीं लोग कोरोना से मर रहे हैं? क्यों? क्योंकि शायद कोरोना इससे पहले वहां पर इफेक्ट करे, वहां गोलियों से लोगों को मार दिया जा रहा है, राइट. क्यों मार दिया जा रहा है, किस लिए? क्यों? क्योंकि वो लोकतंत्र की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं अपने मौलिक अधिकारों की, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं अपने मुल्क की जो है एक बेहतर जिंदगी की, अब उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट की, उसके विकास और उसके प्रगति के रास्ते की बात कर रहे हैं वो. तो ऐसे में वहां कोरोना एक्टिव नहीं है. क्यों? क्योंकि वहां कोरोना को जगह ही नहीं मिल रही है. क्योंकि कोरोना तो इतना सा है, खुली आंखों से दिखाई भी नहीं देता, लेकिन हाँ, बंदूक की गोली कोरोना से बहुत बड़ी जरूर है, क्योंकि वो खुली आंखों से दिखाई जरूर देती है. Right? So into the west, the crisis one, the Afghanistan peace plan, and into the east, the second crisis, that is Myanmar and the military coup, that is Myanmar and killing of these civilians. ये दो चीजें चल रही हैं फिलहाल हमारे पड़ोसी मुल्क में. Okay? Everything clear with these 2 points? Come on guys, दोनों पॉइंट समझ गए क्या है मुद्दे, that is unquiet neighborhood के. Good morning everyone. चलो. Well said. Thank you. I always say good. The only point is international communities doesn't understand this thing. कोई बात नहीं, समझे ना समझे कोई बात नहीं. Okay. So Afghan conflict, go back to the late 1970s.
Since then we have seen different phases of the conflict. अफगान संघर्ष 1970 के दशकों के अंत में लेकर जाएगा हमें। तब से हमने संघर्ष के विभिन्न चरणों को देखा है, और ये जो विभिन्न चरण हैं, कौन कौन से विभिन्न चरण हैं, देखते हैं सभी बातों को। So although the crisis in Myanmar appears recent, the tension between civil military relation is not new. Back in 1988, the army annulled the huge mandate won by Aung San Suu Kyi and unleashed massive repression. Okay, म्यांमार में जो संकट है वो मौजूदा समय नहीं, वो 1988 में ही शुरू हो गया था, जब ऑन्ग सैंग सू की द्वारा जीते गए विशाल जनादेश को रद्द कर दिया गया था और बड़े पैमाने पे उस आदेश को दमन, उसका सप्रेशन करके डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। ओके, सो इट ऑल स्टार्ट्स in Asia, okay, from 1970s with the start of the रूसो-अफगान वॉर, रशिया और अफगानिस्तान युद्ध के दौरान, और 1988 में जब ऑन्ग सैंग सू की ने डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने की, डेमोक्रेसी को स्थापित करने की बात म्यांमार में करी, और जिसे जनादेश बोले तो जनता का आदेश सुनकर, जनता का आदेश मानकर इसे एस्टैब्लिश करने की बात भी कर दी गई थी। लेकिन फिर से वहां पर मिलिट्री ने बोला कि नहीं, म्यांमार मिलिट्री नेशन है। ओके, म्यांमार एक जो है एरिस्टोक्रेटिक नेशन है, ऑटोक्रेटिक नेशन है, मोनार्क नेशन है, और वही रहेगा। ओके, सो दीज आर द 2 पॉइंट्स। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट वंस। ओके की रिपोर्ट है, चलो वेरी गुड। मूविंग टू द नेक्स्ट। 3 common themes in effort at peace and reconciliation. Okay, so 3 common themes की बात हो रही है, तो कौन कौन से 3 common themes हैं वो? So सबसे पहला ending violence, obviously, right? Into this unquiet neighborhood, हमें पता है ना कि अगर पड़ोसी के घर में खलबली मची हुई है, तो हमारे घर में भी कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है यार कि हम शांति से भरी दुनिया में नहीं रह रहे। हमारा आसपास का वातावरण, हमारा आसपास का एनवायरमेंट अगर ठीक ठाक चलता है तो मजा आता है, जिंदगी देखने में अच्छा भी लगता है कि हाँ यार चलो शांति व्यवस्था बहाल है, शांति व्यवस्था चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें अपने 2 पड़ोसियों की, अफगानिस्तान, चाइना या फिर म्यांमार या पाकिस्तान, इन पड़ोसियों की अगर हम बात करें, या नेपाल की ही क्यों ना बात कर लें, श्रीलंका की ही क्यों ना बात करें, देखते हैं यहाँ अफरा तफरी मची रहती। Hence, as a result, at the end of the day, in the middle of something, when we are stuck in between right and wrong, it does makes a difference of life, the definition of life. Are we living in a peaceful world? Answer becomes no. Answer at the end is no, right? Why? हम शांति व्यवस्था वाली जिंदगी में क्यों नहीं है, शांति व्यवस्था वाली दुनिया में क्यों नहीं है? क्योंकि शायद यहां पर जंग है किसकी? शांति की नहीं, यहां पर जंग है पावर की। इट्स द रेस ऑफ पावर। जिसको पावर चाहिए वो किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है, चाहे वो कोरोना क्राइसिस में दवाइयों के बढ़ते दामों के ऊपर हो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के बढ़ते दामों के ऊपर हो, चाहे वो किसी मिलिट्री कूप में चल रही गोलियों के ऊपर। आखिर म्यांमार के पास इतना मिलिट्री सप्लाईज बोले तो इतना आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई आ कहां से रहा है? आए दिन गोलियां चल रही हैं, वहां जहां डिफेंस बजट इतना ज्यादा नहीं है, वहां आए दिन गोलियां चल रही हैं, टैंक्स घूम फिर रहे हैं, वहां पर इतना एक्सटर्नल आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई आ कहां से रहा है? इसके ऊपर यूएनएससी साइलेंट क्यों है? इसके ऊपर एशियान साइलेंट क्यों है? इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन साइलेंट क्यों है? अभी 1 घंटे पहले अपनी इंडियन एक्सप्रेस हेडलाइंस क्लास के अंदर देखा है हमने कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने इजराइल को लताड़ा है कि तुम यार अपार्थाइड बोले तो रंगभेद फैला रहे हो। ये यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल म्यांमार में एक्टिव क्यों नहीं? ये एशियान से कोई डील क्यों नहीं कर रहा है? और एशियान की पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी जिसने म्यांमार के ऊपर एक्शन लेने की बात करी थी, आखिर वो एक्शन लेने में इतनी देरी क्यों हो रही? हर रोज कम से कम 20-30 जाने जा रही हैं, और ऐसे देखा जाए तो 2-4 साल में तो म्यांमार सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान में दिखाई देगा, तब्दील हो जाएगा। ओके, सो ये एक बहुत बड़ा सवाल निकल कर आ जाता है यहां पर। सबसे पहली चीज, एंडिंग वायलेंस। हाउ कैन वी एंड द वायलेंस? द फर्स्ट इज अबाउट एंडिंग वायलेंस इन अफगानिस्तान। ओके, पहले हिंसा समाप्त करने के बारे में अफगानिस्तान में सरकारी बलों या नागरिक आबादी पर अपने हमलों को रोकने के लिए सहमत होने के लिए एक उभरते तालिबान को प्राप्त करना असंभव हो गया, राइट? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट to get a resurgent Taliban to agree to stop its attack on government forces or on the civilian population. ये नहीं मान रहे। एक जगह तालिबान को रोकना नामुमकिन हो गया है, तो दूसरी तरफ एशियान, ओके, और सॉरी एशियान कह रहा हूं, म्यांमार, दूसरी तरफ म्यांमार में कुछ भी करना नामुमकिन हो गया। So the Asian initiative in Myanmar calls for an immediate cessation of violence and utmost restraint from all sides. तो एशियान ने बोला है म्यांमार के अंदर हमें पूरी तरीके से कोशिश करना है कि जितनी बर्बादी है उसको रोक दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? एशियान ने यह बात 1 हफ्ते पहले बोली थी,
अगर एक हफ्ता का टाइम अगर हम देखें तो कम नहीं होता है, अच्छा खासा टाइम होता है ये किसी भी प्रकार, किसी भी XYZ वायलेंस को रोकने के लिए। लेकिन फिर भी बातचीत करने में हम इतने व्यस्त हैं कि एक्शन लेने के बारे में हम सोच भी नहीं रहे, शायद सोच रहे हैं लेकिन किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से दबे हुए हैं। क्या यहां पर भी ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है आर्म्स एंड एम्यूनिशन का? एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, the opposition demanding restoration of democracy might find this rather ironic since it is the army that is employing violence and has shown scant resistance। वहां की जो आर्मी है जो कि फिलहाल सरकार के कब्जे से बाहर, वहां की जो आर्मी है जो फिलहाल सरकार के कंट्रोल में नहीं, और पहली चीज म्यांमार की सरकार असल में है कहां जो कि वहां पे वायलेंस को रोक नहीं पा रही है। और फिर उसके बाद से अगला बहुत बड़ा सवाल, दैट इज द सेकंड थीम इन द एशियन इनिशिएटिव, constructive dialogue among all parties to seek a peaceful solution is also common to all peace process। okay, सभी पक्षों के बीच रचनात्मक बातचीत हुई, रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग, ओके, कि भाई एक शांतिपूर्ण समाधान की तलाश है और सभी शांति प्रक्रियाओं के लिए आम बातें करेंगे, एक आम प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। लेकिन कब? आखिर इतनी जो मौतें हो रही हैं रोज, कहीं कोरोना, कहीं आतंक, तो कहीं मिलिट्री खुद ही गोली चला दे रही, आखिर इसका जवाब, इसका सवाल, ये जो सवाल है इन सभी सवालों के जवाब आखिर देगा कौन? ओके, द नेक्स्ट वन, द तालिबान फाउंड ऑल काइंड्स ऑफ एक्सक्यूजेस टू डिले अ डायलॉग with the Kabul government that it always saw as illegitimate. So far it has avoided one। तो तालिबान ने काबुल सरकार के साथ बातचीत करने में देरी करने के लिए सभी तरह के बहाने ढूंढे कि वह हमेशा से नाजायज रूप में देखा है इसने। ओके, तालिबान ने हमेशा काबुल सरकार यानी कि बोले तो अफगानिस्तान सरकार को हमेशा देखा है कि ये तो यार नाजायज चीज है। तालिबान ही अफगानिस्तान की सरकार बनना चाहता है। Hence, as a result, हम देख रहे हैं कि यूएस अपने आप को बोल भी रहा है कि वहां से अपने फोर्सेस को विड्रॉ कर लेगा। लेकिन सितंबर, अभी हम हैं अप्रैल में, राइट, वी आर इनटू द एंड ऑफ द अप्रैल, चलो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने, और उसमें भी सितंबर 11, तो लगभग 4.5 महीने हैं अभी भी यूएस को तालिबान से निकलने में, सॉरी अफगानिस्तान से निकलने में। तो क्या ऐसे में तब तक वहां पर क्या शांति बनी रहेगी? और क्या ऐसे में तब तक वहां पर तालिबान कोई एक्शन नहीं लेगा? और अगर लेगा तो लेगा, लेकिन क्या फिर अफगान पीस प्रोग्रेस, अफगान पीस प्लान क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक झलावा था? क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक मिराज था हम लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है? तालिबान बना रहेगा अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान बना रहेगा हॉटस्पॉट बॉम्बिंग का, बॉम्ब ब्लास्ट का, आतंकी संगठनों का, और ऐसे में पाकिस्तान और कश्मीर तक इसकी लपटें आना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि अफगानिस्तान के अंदर शांति बनी रहे, बिकॉज अफगानिस्तान सरकार बने, वहां पर रशिया एक्शन में रहे, चाइना एक्शन में रहे, हम भी एक्शन में रहें, सो दैट तालिबान को पूरी तरीके से एलिमिनेट किया जा सके, तालिबान को हटाया जा सके और वहां पर अफगान सरकार, काबुल की सरकार वहां काबिलियत से काम कर सके। हेंस जिसकी मदद से हमारे तरफ कोई भी जो है एक बोलते ना हमला ना हो, हमारा कश्मीर सुरक्षित रहे, जिससे पूरा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे। लेकिन ऐसे में ये सारी चीजें देखना, सुनना, समझना और इन सब चीजों को एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि फिलहाल तो तालिबान ने काबुल की सरकार से बातचीत करने से भी मना कर दिया है कि नहीं, तुम तो बकवास लोग हो, हम तुमसे बातचीत करें तो करें क्यों? ओके, देन नेक्स्ट, in Myanmar the army might be ready to engage the opposition in a prolonged dialogue and diffuse international pressure, but it will be hard for the victims of the coup to accept a dialogue on the army's terms। म्यांमार के अंदर सेना लंबे समय तक विपक्ष के साथ बातचीत करने के लिए तैयार तो है, लेकिन वहां की सेना, वहां की जो जनता है फिलहाल उसका आर्मी पर से पूरा भरोसा उठ चुका है। वो अब ये सोच रहे हैं कि हम यहां पर आर्मी जो हमारी सुरक्षा के लिए थी, जो हम पर गोलियां बरसा रही थी, अब क्या उस पर दोबारा से भरोसा करना लाजमी होगा? क्या उस पर दोबारा से भरोसा करना जायज होगा? जब जनता सरकार के खिलाफ मन में बैठा चुकी हो कि नहीं ये सरकार खराब है, तो क्या उस सरकार के साथ कभी कोई बातचीत, कोई तालमेल सरकार और जनता के बीच बैठ पाएगी? जिसका एग्जाम्पल है सीरिया। जब बशर अल असद सरकार के खिलाफ, बशर अल असद के खिलाफ जब सीरियन जनता उठ खड़ी हुई थी और उसने बोला था कि यहां से आपकी सरकार को अब निकल जाना चाहिए, और जब बशर अल असद ने कुर्सी छोड़ने से मना कर दिया, तो हमने देखा है कि सीरिया के हालात क्या हुए हैं। वहां आईएसआईएस जैसी खतरनाक संगठन का जन्म हुआ और अब पूरी दुनिया आईएसआईएस के चपेटे में आ चुकी है कि अब नहीं तब ये कहीं से न्यूक्लियर उठा ले आएंगे और बर्बाद कर देंगे दुनिया को।
क्या ऐसे में म्यांमार को सीरिया से नहीं जोड़ा जा सकता? जैसे सीरिया में सरकार गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी और वहां अफरा तफरी मच गई, तो क्या उसी तरीके से उसी तरीके से म्यांमार में ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पर कोई दूसरी संगठन तैयार हो जाए और वहां की सरकार और एडजॉइनिंग एरियाज को बर्बाद करने के लिए काबू पूरी तरीके से वो उतारू हो जाए, और हेंस एज अ रिजल्ट जिस तरीके से मिडिल ईस्ट बर्बाद हो रखा है, हो सकता है साउथ ईस्ट भी उसी तरीके से बर्बाद हो जाए, राइट? तो एक प्रॉपर, जिसे बोलते हैं ना, एक प्रॉपर मतलब सिनेरियो बनाना बहुत जरूरी है, एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनाना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर इसी तरीके से चलता रहा तो अंत दूर नहीं, बिकॉज मिडिल ईस्ट तबाह हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया तबाह होने के कागार पर है, चाइनीज ड्रैगन दैट इज चाइनीज एक्सपेंशनिज्म पॉलिसी पूरी तरीके से इसी फिराक में बैठी है कि कब उसे साउथ ईस्ट एशिया को बर्बाद करने का मौका मिल जाए। और यस, द इंडो पैसिफिक व्हिच इज राइट नाउ बिकम द हॉट पोटैटो इनटू द बास्केट, जिस पर नजर यूएस, यूरोपियन यूनियन और बाकी सभी एक्सटर्नल फोर्सेस की बहुत हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। ओके गाइस, सो व्हाट यू वांट टू से, एनी स्टेटमेंट्स यू गाइस वुड लाइक टू कन्वे हियर? पता नहीं पड़ोसी से ज्यादा कौन सा जरूरी काम है इनको, जाने दो। पढ़ाई से ज्यादा, अच्छा पढ़ाई से ज्यादा, जाने दो, कोई बात नहीं, इतना कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चलो छोड़ो, जाने दो। यस सर, बट इट कांट बी हैपेंड, बट हाउ? नो वन वांट्स टू एंड वायलेंस, राइट? नो वन वांट्स टू एंड वायलेंस, बट एट द एंड वी हैव टू एंड वायलेंस, राइट? बिकॉज अगर ऐसा चलता रहा तो मिडिल ईस्ट की लपटें कश्मीर तक, साउथ ईस्ट की लपटें जो है नॉर्थ ईस्ट तक, हम पूरी तरीके से तहस नहस हो जाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज एशियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हमारे लिए मिडिल ईस्ट, हमारे लिए अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन, मतलब पूरा ग्लोब आपस में बोलते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, उसी पर चलता है। ऐसा नहीं है कि कहीं आग लगी रहेगी और वो आग हमारे एरिया तक नहीं आएगी, वो आएगी और पूरी तरीके से झुलसा कर रख देगी, बिकॉज ऑब्वियसली आतंकवाद एक ऐसा वायरस है, कोरोना तो अब आया है ना, आतंकवाद तो एक ऐसा वायरस है जो सदियों से इंसान और इंसानियत को टुकड़े टुकड़े करके बांट रहा है, और अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो फिर अंत दूर नहीं। अभी कोई बता रहा था कि सर, मैंने देखा एक डॉक्यूमेंट्री में 2040 2050 तक दुनिया अंत हो जाएगी। अभी तो पता ही नहीं है ना 2021 तक दुनिया कैसी होगी, 2021 के अंत आते आते दुनिया में क्या रहेगा क्या नहीं, 22 23 24 आते आते दुनिया में क्या रहेगा क्या नहीं, right? So these are the points guys, we have to understand this thing very carefully. This is the unquiet neighborhood. Understand, इससे प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनेंगे या नहीं बनेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन हाँ, इस एक पर्टिकुलर टॉपिक से मेंस के ऊपर, हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर, एसए सेक्शन के ऊपर, ओके, देन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर और हमारे एथिक्स सेक्शंस के ऊपर बहुत ही बेहतरीन सवाल बन सकते हैं, ओके? और हाँ, प्रीलिम्स में सवाल आ ही जाएगा इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस, the Vienna conference on the Iran nuclear deal and all, right? Apart from that, the Afghan peace plan, and apart from that, the US-Afghan policies, the Russo-Afghan war, the India to the Middle East and all. इन सब चीजों पर बहुत अच्छा सवाल बनेगा, इन सब चीजों को हम 1000 दफा डिस्कस कर चुके हैं guys. So please do not forget all of these points. They are very, very important from your prelims as well as mains perspective, and yes, for your interview perspective as well. Okay everyone, any doubts? यहाँ तक कोई कुछ कहना चाहेगा? Everyone wants to become supreme. Yes, it's the fight for supremacy. आज की दुनिया ने जो वायलेंस एंड की बात करता है, दुनिया उन्हें डरपोक के नाम से बदनाम करती है. They don't understand the reason behind that. Absolutely, okay, absolutely that happens. Absolutely दोस्तों, एग्जाम पास है, डटे रहो, खुद पर यकीन रखो, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड, नो डाउट. थैंक यू. ओके, तो चलो कुछ और चीजें हैं उन पर भी नजर डाल लेते हैं. द थर्ड पार्टी मीडिएटर. द अफगान कॉन्फ्लिक्ट हैज लॉन्ग बीन इंटरनेशनलाइज्ड. All major powers, including regional actors and neighbors, have acquired stakes in the way the Afghan conflict is resolved. Okay, so guys, please understand the Afghan conflict. The international powers, अफगान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब भी बात आएगी इंटरनेशनल पावर्स की, तो यस, तो ये सब तो वहां होंगे ही होंगे, ओके, ये सब तो वहां होंगे ही होंगे, लेकिन उसके बावजूद जो और भी लोग हैं, दे आर बी फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया, ओके,
यहां पर अब ऑस्ट्रेलिया भी एक्शन लेने की फिराक में है। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, बदकिस्मती से लेकिन है ये भी। उसके बाद इनके ही एक बहुत ही प्यारा पड़ोसी है जिसका नाम है ईरान। ठीक है, तो ये सब है इंटरनेशनल। तो ये 5 लोग जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, अमेरिका, चाइना आ जाएंगे। साथ ही साथ याद रखना इसमें हम भी हैं, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें पाकिस्तान भी है और इसमें ईरान खुद भी मौजूद है। ठीक है, तो गाइस प्लीज अंडरस्टैंड द थर्ड पार्टी मीडिएटर्स में नाम कौन कौन सा रहेगा? यूएनएससी, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान एंड ईरान इटसेल्फ। ओके, so next point, this unfortunately makes the construction of international settlement that much harder. In Myanmar, the ASEAN has set the ball rolling by agreeing that a special envoy will be traveling to the region and will engage with all parties to the conflict. ASEAN के अंदर ASEAN ने बोला है कि एक स्पेशल एनवॉय हायर कर रहे हैं हम, ओके, जो कि पूरे रीजन में, पूरे एशियान रीजन में भ्रमण करेगा, घूमेगा फिरेगा, सबसे बातचीत करेगा और बोलेगा कि यार एशियान के अंदर, म्यांमार के अंदर जो चीजें जो हमें सॉल्व करनी है उसको बहुत जल्दी उस पर एक एक्शन लेते हैं, नहीं तो खत्म हो जाएगा। चलो तालियां इनके लिए, खुले भाग हमारे। आप अपना एक एनवॉय, अपना एक राजदूत निकाल रहे हो जो कि एशियान रीजन के अंदर भ्रमण करेगा और एशियान और म्यांमार के अंदर चल रहे मुद्दों को खत्म करेगा। इंडिया थर्ड पार्टी मींस दोज हु आर नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बट दे आर स्टिल देयर इनटू द जोन। लाइक पार्टीज कौन सी हैं? मेजर, दैट इज द अफगान गवर्नमेंट एंड तालिबान। ये दोनों मेजर पार्टीज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी। इसके बाद जितने भी हैं वो सब थर्ड पार्टी हैं जिनका इस रोल, इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ इसका आफ्टर इफेक्ट इनके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। ओके, सो गाइस अंडरस्टैंड, थर्ड पार्टी मींस इट्स नॉट दैट कि हम कह रहे हैं वहां पे थर्ड है, नहीं। थर्ड पार्टी मींस जिनका मेजर कॉन्फ्लिक्ट से कोई वास्ता नहीं है। ओके, सो थर्ड पार्टी जिनका मेजर कॉन्फ्लिक्ट से कोई वास्ता नहीं है। सो फर्स्ट 2 पार्टीज आर द काबुल गवर्नमेंट एंड तालिबान। बस ये 2 मेजर हैं, इसके बाद जो भी वहां पे दे आर द सपोर्टिंग एक्टर्स, दैट इज द थर्ड पार्टी। ओके एवरीवन, यस, ऑब्जर्वर वी कैन से दैट। हॉट बास्केट वाला टॉपिक क्या कहा आपने गुरुजी? हॉट टॉपिक वाला बास्केट, दैट इज हॉट पोटैटो इनटू द बास्केट, दैट इज द अफगान इश्यू एंड द एशियन क्राइसिस, द म्यांमार क्राइसिस। Okay, these are the hot topics for the days for this contemporary era. Okay, so cost of benefit in diplomacy. The US is hoping that the Taliban will moderate some of its hardline positions given its need for significant international economic assistance for reconstruction and political legitimacy. So US, अमेरिका जो है उम्मीद कर रहा है कि तालिबान, ओके, सो यूएस इज होपिंग, तो यूएस की होप पर एक बार और जोर से तालियां, दैट द तालिबान विल मॉडरेट सम ऑफ इट्स हार्डलाइन पोजीशंस। और तालिबान सोचकर कह रहा होगा तुमको ऐसा क्यों लगता है? आई विल जस्ट टेक सम मॉडरेट एक्शंस। व्हाई द हेल डू यू थिंक दैट आई विल टेक अ मॉडरेट सोल्यूशन? नो, यू गेट आउट ऑफ माई रीजन। ओके, तालिबान ये कह रहा होगा, यू गेट आउट ऑफ माई अफगानिस्तान, राइट, फॉर श्योर तालिबान तो यही कह रहा होगा, एंड देन आई विल सी व्हाट आई हैव टू डू इन अफगान एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, सो यूएस इस फिराक में बैठे हैं। द यूएस इज होपिंग दैट द तालिबान विल मॉडरेट सम ऑफ इट्स हार्डलाइन पोजीशंस, और यही सोच रहा है कि भाई तालिबान पुनर्निर्माण राजनीतिक वैधता के लिए एक जो है शांतिमयी कुछ कंडीशंस लेकर आएगा। लेकिन तालिबान कह रहा है क्यों? सिंपल, उसका एक ही सवाल निकल कर आएगा, क्यों? Why should I? तुम गोलियां चलाने से पहले नहीं सोचते हो और हमसे बोल रहे हो कि हम मॉडरेट रहेंगे। अल्टीमेट नॉनसेंस, राइट? चलो, अब जब ऐसी बातें हैं, जब यूएस का फिराक में कुछ ऐसा है कि मॉडरेट सॉल्यूशंस होंगे, तो हम भी बोलेंगे मॉडरेट सॉल्यूशंस क्या? AK-47 की जगह हम बस नॉर्मल राइफल्स, पिस्टल्स वगैरह चलाएंगे और कुछ नहीं। ठीक, सो नेक्स्ट, इन म्यांमार टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी विल होप, देखो फिर से होप, उम्मीद, the military would want to avoid the risk of political isolation and economic punishment. आप उम्मीद लगाए बैठे कि म्यांमार की मिलिट्री को बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा कि अगर उन्होंने गोलियां बरसाना बंद नहीं किया, ठीक है, तो
म्यांमार को पॉलिटिकली आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, अकेले छोड़ दिया जाएगा। मिलिट्री ऐसा होप क्यों करेगी? मिलिट्री के पास सप्लाईज हैं, मिलिट्री के पास खाना है, पीना है, बंदूकें हैं, पैसा है, पावर है, जो कि पता नहीं कहां से आ रहा है। तो म्यांमार मिलिट्री को ऐसा क्यों लगेगा? और आप उम्मीद क्यों लगाए हुए? क्योंकि म्यांमार का क्राइसिस अभी एक हफ्ता पुराना नहीं, 10-15 दिन 20 दिन पुराना नहीं है, 4 महीने 5 महीने से क्राइसिस चल रहा है। इनफैक्ट 1988 से ये क्राइसिस शुरू हो गया था। वो तो खैर इसने कोई जो है खतरनाक रूप नहीं लिया था, विशाल रूप नहीं लिया था, उसने अब लिया। और अब जब ले लिया है तब फिर इसका जवाब कौन देगा कि भाई आप उम्मीद लगाए बैठे हो। अभी भी उम्मीद, किस बात की उम्मीद? आपको वहां पर एक्शन लेना है। एशियान आखिर बना क्यों? एशियान का हिस्सा आखिर म्यांमार है क्यों? अब बोल दो एशियान म्यांमार को नहीं जानता, एशियान म्यांमार से अब दूर है, तो म्यांमार में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, उम्मीद, द वर्ड होप, राइट, होप विच इज राइट नाउ नोवेयर, ओके, कहीं पर भी अब होप दिख नहीं रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि आज है कल नहीं, कल हो ना हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो होप, वेयर इज दिस होप? भाई होप नहीं होगा, यू हैव टू पोक, राइट, you have to poke inside, right, you have to pinch, and you have to pinch the Myanmar military that bhai stop it, Myanmar will come to silence only when we establish democracy, or else Myanmar will not see the zone of silence. Myanmar will Myanmar can be converted into the area of silence where there are only bodies without life, right? So ये पोक करना पड़ेगा, लेकिन पोक करने की जगह ये होप करके बैठे हैं। बहुत अच्छा, ये है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फिलहाल। That's why we call the unquiet neighborhood. Everything is being distorted, and what are we doing? We are sitting back and just watching the show, watching the circus. कि कब खत्म होगा ये? कब खत्म होगा? Who knows? ब्लैक मार्केटर्स को खत्म कर दो, माफिया राज को खत्म कर दो, द इलीगल ट्रेड, द अंडरग्राउंड ट्रेड को खत्म कर दो, ये सब कुछ शायद अपने आप खत्म हो जाएगा। बिकॉज आज म्यांमार में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मिलिट्री कूप को छोड़ के, कोई कोरोना वोरोना, वैक्सीन, ऑक्सीजन, कोई टेंशन, वहां किसी को जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत है तो हमारे पास सपोर्ट नहीं है, जिसको जरूरत नहीं है उसके पास सपोर्ट ही सपोर्ट, लेकिन वहां कोरोना नहीं है, राइट। इटली नॉर्मल है, चाइना, वुहान सब नॉर्मल है, लेकिन त्रासदी मची हुई है, सर्ज 2.0, राइट, एंड अनक्वाइट नेबरहुड, कहीं अफगानिस्तान तो कहीं म्यांमार। बहुत जल्दी हो सकता है जिस तरीके से नेपाल में पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है वहां पर भी हथियार उड़ जाए, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर, क्योंकि नेपाल को सपोर्ट है ऊपर से चाइना का, राइट गाइस, गॉट द पॉइंट एवरीवन। चाइना के सपोर्ट को खत्म करने के बाद, वेल, दैट इज समथिंग which is like don't know होगा कि नहीं होगा। Okay, so on to the conclusion. Few civil wars have seen the kind of massive external few civil wars have seen the kind of massive external efforts to change the internal dynamics as in Afghanistan, but to no avail. कुछ गृह युद्ध हुए जिसमें लगा कि नहीं अफगानिस्तान में चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, शांति व्यवस्था बहाल हो जाएगी, लेकिन ऐसा समझ में नहीं आया। एट द एंड कंक्लूजन में कुछ मिला नहीं। और फिर उसके बाद से म्यांमार। सो इन म्यांमार इट इज नॉट क्लियर हाउ फार द इंटरनेशनल कम्युनिटी माइट गो। द प्रोस्पेक्ट्स फॉर पॉजिटिव चेंज इन अफगानिस्तान एंड म्यांमार दैट डू नॉट लुक टू ब्राइट इन द नियर टर्म, है ना। कितने भी गृह युद्ध हो जाएं, सिविल वॉर हो जाएं, लेकिन फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है एट द एंड दुनिया कहां लेकर जाएगी। दुनिया कहां लेकर जा रही है पता नहीं, लेकिन अनक्वाइट प्लीजेंट अनप्लीजेंट नेबरहुड है जिसका खामियाजा हमें पूरी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। ओके गाइस, सो प्लीज आई गेस दिस वाज क्वाइट हेल्पफुल फॉर यू ऑल। समझ में आ रही होगी सारी बातें, ठीक है। एंड आई एम लिटरली सॉरी अगर आप लोगों को लगा हो कि सर आज थोड़ा सा आप डाउन लग रहे हो एनर्जी में। सो गाइस, एनर्जी में डाउन नहीं हूं, लेकिन हाँ बस थोड़ा सा अभी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, काफी स्ट्रेस में हूं, ठीक है। पिछले एक हफ्ते से पूरी कोशिश कर रहा था कि हंस खेल कर मुस्कुराकर जैसे जिंदगी चल रही थी वैसे चलने दें, प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें, बट राइट नाउ अभी ऐसा लग रहा है कि अब नहीं हो रहा है मैनेज, ठीक है। सो बट स्टिल होपिंग टू बी ऑन ट्रैक वेरी सून। बस कुछ एक अच्छे न्यूज़ के इंतजार में कि भाई फ़ोन बजे और कोई बताए कि हाँ आप सब कुछ ठीक है, ओके। सो बस एक बार थोड़ा सा हेल्थ क्राइसिस, जो फैमिली हेल्थ क्राइसिस में है वहाँ से बाहर निकल आए। सो मुझे उम्मीद है कि मैं भी थोड़ा सा नॉर्मल हो जाऊँगा, बिकॉज हाँ
लास्ट 1 वीक से इस प्रॉब्लम में हूं, लेकिन पूरी कोशिश कर रहा था कि इसको अपने ऊपर भारी ना होने दूं, लेकिन यार अब सॉरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चैलेंजिंग द चैलेंज मैं खुद ही छोड़ रहा हूं क्या। अब मुझे ऐसा खुद सा भी फील होने लग रहा है कि क्या मैं टूट रहा हूं, कि क्या मैं बिखर रहा हूं, बट नो वरीज, इतना भी कमजोर नहीं हूं, इतनी छोटी सी बात पर हार नहीं मानेंगे। ओके, सो सॉरी फॉर द एनर्जी गाइस, थोड़ा सा वीक जा रही है, थोड़ा सा डाउन जा रही है, बट आई बिलीव आप लोग बात को समझेंगे और इसे माइंड नहीं करेंगे। तो इसमें काफी चीजें थी जो हम लोगों को और अलग तरीके से अलग लेवल पर डिस्कस करनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली दैट वुडंट टेक प्लेस बिकॉज ऑफ माय इनर बिल्ट इज राइट नाउ बिट ऑफ डिस्टॉर्टेड। ओके, सो प्रेइंग फॉर द ओल्डर लाइक एनर्जी एंड ऑल, बहुत जल्दी वापस आएगी, पूरी उम्मीद है। ओके, आए चाहे ना आए, लेकिन हाँ उसे नया, अगर पुरानी एनर्जी वापस लौट कर नहीं भी आई तो एक नई एनर्जी जरूर हम इंस्टॉल करेंगे अपने अंदर बहुत जल्दी। ओके गाइस, सो होपिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस एंड अवेटिंग प्रेयर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू गाइस एज वेल। सो थैंक यू फॉर दिस सेशन। मुलाकात करते हैं अभी 1 घंटे में आर्ट एंड कल्चर के अंदर। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अल्लाह हाफिज।